हाँ तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। जैसा कि आप लोगों को यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या नाम है इस चैप्टर का, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। हाँ भाई, एडमिशन ऑफ पार्टनर के मैं पहले ही 1 to 47 तक आप लोगों को क्वेश्चंस इलस्ट्रेशंस आप लोगों के सामने डिलीवर कर चुका हूँ। लेकिन उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो उसमें नहीं आए थे। जो हमारा एक नया प्रोसेस है कि टॉपिक्स के साथ आप लोगों को है ना इलस्ट्रेशंस वगैरह क्या करने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। तो मैं 1 to 47 भी एक बार उसमें कवर करना चाह रहा हूँ। मेन छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ गेम है नहीं। मोस्ट ऑफ द इलस्ट्रेशंस में आप लोग समझ चुके होंगे 1 to 47 में, लेकिन एक बार छोटा सा ब्रीफ स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़रूरी है चैप्टर के अंदर। अगर आपको कोई भी चीज़ चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है तो पता होना चाहिए चैप्टर को करने के बाद आपके पास दिमाग में आपकी क्या क्या चीज़ें पक्की हो जाएंगी। क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो आप निकालना सीख जाओगे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये सारी चीज़ें आप लोगों को आ जाएंगी। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है वो 47 तक आया भी नहीं है। 47 तक तो और भी चीज़ें नहीं आई, जैसे रिवैल्यूएशन हो गया या रिजर्व्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें भी नहीं आई हैं। तो अगर हम बात करें 47 तक अगर कवर हुआ है तो सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, यहाँ तक का सीन स्टार्ट हुआ है वहाँ से। तो ये तीनों टॉपिक डिस्कस होने वाले हैं 48 से लेकर 94 इलस्ट्रेशन तक। तो पहले 1 to 47 तक जितने भी टॉपिक्स वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर 48 से 94 के तक जितने भी इलस्ट्रेशन हैं उनको भी टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बात करते हैं भाई, समटाइम्स अ न्यू पार्टनर इज नीडेड टू इनटू द बिजनेस ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। हाँ भाई, नया पार्टनर क्यों जरूरी होता है बिजनेस के अंदर, इन रीजंस के कारण। व्हेन मोर कैपिटल इज नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। हाँ भाई, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आपको क्या करना होता है, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे उतनी ज़्यादा कैपिटल बढ़ जाएगी और उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा। व्हेन अ कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन इज नीडेड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। ठीक है, when a competent and experienced person is needed for the efficient running of a business। भाई बिजनेस को रन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक एक्सपीरियंस पर्सन की तलाश होती है या कॉम्पिटेंट की तलाश होती है। इसलिए भी आप क्या करते हो, नए पार्टनर को एडमिशन देते हो टू इंक्रीज द गुडविल एंड द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बाय टेकिंग अ रेपुटेड एंड री ओन्ड पर्सन इनटू द पार्टनरशिप। हाँ भाई, पता है गुडविल किससे बढ़ती है, गुडविल का मतलब ही क्या होता है, रेपुटेशन। तो रेपुटेशन बढ़ाने के लिए, गुडविल को बढ़ाने के लिए भी हमें क्या करना होता है, एक taking a reputed and renowned पर्सन इनटू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसकी रेपुटेशन हो मार्केट के अंदर। टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। हाँ भाई, पार्टनरशिप में एक एम्प्लॉय को, कैपेबल एम्प्लॉय जिसके पास कुछ, भाई हम हमेशा ही ध्यान रखना, हम यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कोई एनपीओ चला के नहीं बैठे हैं, जो कि आप लोग एक चैप्टर भी है, पता नहीं साल है नहीं है कोर्स में। टू एनकरेज अ कैपेबल एम्प्लॉय बाय टेकिंग हिम इनटू द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में एक एम्प्लॉय, कैपेबल एम्प्लॉय को लेना, जिससे कि आपकी क्या कर दिया, उसको एनकरेज भी मिलेगा और हमारे यहाँ पे भी काम में थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि अगर जितना बढ़िया एम्प्लॉय होगा उतना बिजनेस को चलाने में आसानी होगी। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज़ वन ऑफ द मोड्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। हाँ भाई, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए एक तरीका है, एक वन ऑफ द मोड्स। Admission of a partner is one of the modes of the reconstitution of the partnership firm, under which is existing agreements come to an end as and a new one comes into the existence। ठीक है भाई, जिसमें पहले से एक एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता है और एक नया वन, मतलब नया एग्जिस्टेंस होने के कगार पे होता है। ठीक है, अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन पे एक नई पार्टनरशिप डीड बनती है। द ओल्ड पार्टनरशिप डीड कम्स टू इन एंड। भाई पुरानी खत्म होगी तभी तो नई बनेगी। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 31(1) of the Indian Partnership Act, a new partner can be admitted only when with the consent of the all existing partner। भाई किसी एक ने भी मना कर दिया ना तो पार्टनरशिप में एडमिशन नहीं होगा, समझ गए। तो सारे के सारे पार्टनर अगर एग्री करते हैं तो ही क्या होगा, पार्टनरशिप में नए पार्टनर को एंट्री मिलेगी। राइट्स ऑफ द न्यू पार्टनर क्या होता है, न्यू पार्टनर गेट्स, भाई कुछ लेके आएगा तो कुछ देगा भी। अब क्या राइट होता है, राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। हाँ भाई, फ्यूचर में प्रॉफिट्स फर्म में उसका हिस्सा होता है, शेयर, शेयर यानी हिस्सा। राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म, फर्म के असेट में भी उसका हिस्सा होता है। और एट द सेम टाइम ही बिकम्स लाइबल फॉर एनी लाइबिलिटी इनकर्ड बाय द फर्म आफ्टर हिज एडमिशन। हाँ भाई, उसके एडमिशन के बाद वो सेम टाइम पर क्या होता है, बिकम लाइबल। भाई गिव एंड टेक की पॉलिसी चल रही है, तो अगर उसने उसने शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स में अगर शेयर मिल रहा है उसको, असेट्स और लाइबिलिटीज़ में, सॉरी असेट्स ऑफ द फर्म में शेयर मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी भी होती है उसकी। क्या लाइबिलिटी होती है, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स अ शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल
ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस द शेयर ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन द फेवर एंड थर्ड ही गेट्स शेयर इन, अभी इसको शेयर किस में मिलता है, इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर नीडेड एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कौन कौन से एडजस्टमेंट चाहिए होते हैं जो हम यहाँ पर ऊपर पढ़ के आए हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में, ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं। तो मैं एक बार और इसमें चीज़ कहना चाहूँगा, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स शेयर ऑफ गुडविल एंड कैपिटल। क्या क्या लेके आता है, गुडविल और कैपिटल लेके आएगा। ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस द शेयर ऑफ दियर प्रॉफिट्स इन द फेवर, इन हिज फेवर थर्ड ही गेट्स अ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ द फर्म। फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट में उसका हिस्सा मिलता है, उसके बदले में वो क्या लाता है, गुडविल या कैपिटल लेके आता है। और गुडविल और कैपिटल में से एक चीज़ लाना जरूरी है, अगर वो नहीं लाता है तो भाई ऐसे थोड़ा ना आप चलते फिरते थोड़ा ना किसी को ले लो, और उसको हिस्सा भी दे रहे हो आप, असेट में भी हिस्सा दे रहे हो, प्रॉफिट्स में से हिस्सा दे रहे हो, सभी दे दो ना, बांट ही दो सब कुछ, फिर क्या मतलब है जीने का, है ना भाई। यहाँ तो एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं कि मोर कैपिटल रिक्वायर्ड है ना, एक्सपीरियंस व्यक्ति चाहिए। गुडविल मतलब कुछ तो लेके आएगा भाई, कुछ कैपेबल हो आप, एक्सपीरियंस हो, मोर कैपिटल हो, गुडविल हो, कुछ तो लेके आओ भाई। बिना हाथ पर हिलाते हुए ऐसे किसी को नहीं ले आएंगे कि भाई आजा भाई भर्ती हो जा, समझ लो। कैलकुलेशन ऑफ अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ यहाँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बोल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नहीं बोला है, कोई दिक्कत नहीं है। अकाउंटिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ द असेट। रीवैल्यूएशन मतलब किसी भी चीज़ को करना, रीवैल्यूएट पुनर्मूल्यांकन करना। अब ये हिंदी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी तो थोड़ा हिंदी का डोज करते हैं यहाँ पे कम, और यहाँ लिखते हैं रीवैल्यूएट मतलब किसी भी चीज़ को पुनः, अरे फिर पुनः निकल गया, रीवैल्यूएट करना मतलब वापस से उसको वैल्यूएट करना, वैल्यूएशन लगाना। अब कैसे वैल्यूएट होगा, या तो असेट क्या होगी, या तो राइज करेगी या डाउन करेगी ना, या तो बढ़ेगी या कम होगी। वैसे लाइबिलिटी या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी। अब असेट अगर बढ़ेगी तो डीआर करेंगे और कम करेगी तो सीआर, और अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो सीआर करेंगे और कम करेंगे तो डीआर कर देंगे। पता है ना, अपोजिट नेचर चलता है असेट और लाइबिलिटी का। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हाँ भाई, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। ऐसे ध्यान रखो, जो चीज़ मैंने अभी बोली उसको बाद में समझाऊंगा जब पूरा क्वेश्चन वगैरह हम लोग कर रहे होंगे। एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ भाई, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना। और उसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, न्यू पार्टनर की गुडविल को, सॉरी न्यू पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को, है ना, कैपिटल एडजस्टमेंट करना न्यू पार्टनर। तो ध्यान रखो, नए पार्टनर को बेस मान के ओल्ड पार्टनर की कैपिटल एडजस्ट होती है, और ओल्ड पार्टनर को बेस मान के न्यू पार्टनर की। तो कोई सी भी एक मिसिंग होगी ना, जब न्यू हमें दे रखी है तो ओल्ड निकालनी होगी, और ओल्ड दे रखी है तो न्यू निकालनी होगी। बस इतना सा ध्यान रखो, बाकी आगे जब हम इलस्ट्रेशन करेंगे तो चीज़ें और आसानी से समझ में आ पाएंगी। अभी सारा यही बता दूंगा तो आप लोगों को समझ भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि एग्जाम्पल नहीं है ना मेरे पास यहाँ पर इलस्ट्रेशन के रूप में। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ भाई, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो बता रहा है। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड ही एक्वायर्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर। हाँ भाई, ओल्ड पार्टनर से अपना हिस्सा लेता है, ये तो हमें पता है ही कि व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड, जब नए पार्टनर को एडमिट करते हैं हम, ही एक्वायर्स अ शेयर, वो अपना शेयर किससे लेता है, ओल्ड पार्टनर से लेता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट किससे लेता है, फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स। हमें किससे लेगा वो अपना शेयर, प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। दिस रिड्यूसेस द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई सिंपल सी बात है, अगर ओल्ड पार्टनर क्या करेंगे, उसको अपना हिस्सा देंगे, अपने हिस्से में से कुछ देंगे, तो उसको क्या होगा, वहाँ पे उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कहाँ गया भाई, फिर घूम गया क्या, क्या करना होगा, हैंस द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिकम्स नेसेसरी। भाई नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने क्या करा है, सेक्रीफाइस करा है, और उनका रेशियो जो पहले मान लो 3:2 था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कमी आई होगी, और कमी आने के चक्कर में नया रेशियो तो बनाना निकालना जरूरी हो ही जाता है। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स में अराइज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। भाई कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती है, व्हेन ओनली द रेशियो ऑफ द न्यू पार्टनर इज गिवन इन द क्वेश्चन। भाई सिर्फ नए पार्टनर का रेशियो दे रखा है, मान लो 1/4 दे रखा है, देन इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, कोई अदर एग्रीमेंट नहीं दे रखा हो, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू टू द शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट्स इन द सेम रेशियो इन विच दे वर शेयरिंग बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। भाई वो किस में करेंगे, इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द ओल्ड पार्टनर्स विल कंटिन्यू द शेयर टू शेयर द रिमेनिंग प्रॉफिट, मतलब 1 में से माइनस कर देंगे 1/4, जो मान लो थर्ड पार्टनर का था, बचेगा 3/4। इस 3/4 को क्या करेंगे, वो 3:2 मान लो उनका पुराना रेशियो, उसी में बांटेंगे, इन द सेम रेशियो इन विच दे वर शेयरिंग बिफोर द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे ओल्ड रेशियो क्या था, 3:2 था, उसी 3:2 में मतलब 3/5 और 2/5 में क्या करेंगे, वो ये 3/4 बांट लेंगे, तो 3/4 मल्टीप्लाई होगा, समझ लो 3/4 क्या होगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बचा हुआ हिस्सा क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बांट लेंगे,
तो वही चीज़ जो हम प्रैक्टिकल में वहाँ कर रहे थे, जो अभी तक मैंने 47 वीडियोस डाले, वो यहाँ पर आपको थ्योरेटिकल पार्ट में बता रखा है। बस एक आध चीज़ें जो एक्स्ट्रा होती है इसके लिए वीडियोस बनाना जरूरी होता है, थ्योरी पार्ट का भी वही चीज़ हम यहाँ समझेंगे। समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली। तो ये सेकंड वाला पार्ट हो गया ना। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सिचुएशन जो मैंने आप लोग बताई थी कि जब कुछ भी नहीं दे रखा होता है, लिख रखा है ना इन द एब्सेंस। हाँ भाई क्या लिख रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर एग्रीमेंट, मतलब बाय डिफॉल्ट क्या चलेगा, 1 में से माइनस करो उसका नया शेयर, और जो बचेगा वो कौन बांट लेगा, ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, खत्म कहानी। समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स इक्वली वाला कॉन्सेप्ट आ गया। समटाइम्स द न्यू पार्टनर परचेजेस शेयर ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो, मतलब अनइक्वली। अब अनइक्वली बोले या पर्टिकुलर रेशियो बोले, भाई रेशियोज अगर अलग अलग होंगे, पर्टिकुलर रेशियोज होंगे, जैसे मान लो 2/5 उससे ले रहा है, 3/6 उससे ले रहा है, ऐसे करके बोलता है ना शेयर्स में, 1/10 उससे ले रहा है, 2/15 उससे ले रहा है, ऐसे करके अगर वो बोलता है तो ये हो जाएगा हमारा अनइक्वली वाला कॉन्सेप्ट, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। अब ये पहला हो गया। इन सच अ केस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी असर्टेन बाय डिडक्टिंग द सैक्रिफाइस मेड बाय देम फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। भाई अगर इसको पूरी लैंग्वेज को समझना चाहो, जिसको इंग्लिश आती है अच्छे से पढ़ने में समझ में आती है, उसके लिए तो ये फिर जरूरी होगी चीज़। बाकी अदरवाइज जो प्रैक्टिकल कर रहा है उसके लिए फिर वो चीज़ जरूरी है। इन सच केस, इस केस में होगा क्या, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, विल बी असर्टेन बाय डिडक्टिंग द सैक्रिफाइस मेड बाय देम फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ। भाई सिंपल सी बात है ना, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, इक्वली किया है, अनइक्वली किया है, जो भी, तो वही यहाँ पे देखो सिचुएशन इन्होंने बोल दी। इन सच केसेस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग द सेक्रीफाइस मेड बाय द पार्टनर फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। मतलब सेम टू सेम लाइन है, अगर तुम इसको मैच करो ना अगर यहाँ पर, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, कुछ भी चेंज हुआ है, बस अनइक्वली एक पर्टिकुलर रेशियोज में हो गया यहाँ पर। ओ भाई साहब, फिर से गेम चेंज हो गया क्या। हाँ भाई यहाँ पे हो गया। दोनों की आप लाइनें यहाँ पे पढ़ सकते हो ध्यान से, मैं देखो इरेज कर देता हूँ तो आप लोग समझ में आ पाएगा क्या लिख रखा है। इन सच केसेस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी, इन सच केसेस द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी असर्टेन। बस असर्टेन नहीं बोला इसने, हाँ बोला है क्या, देखते हैं। विल बी के बाद कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग, असर्टेन बाय डिडक्टिंग द सेक्रीफाइस मेड बाय देम फ्रॉम देयर एग्जिस्टिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट। बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है, बस यहाँ पे कैलकुलेटेड आफ्टर की जगह आपने क्या बोल दिया, कैलकुलेटेड आफ्टर की जगह असर्टेन बाय लिख दिया। अब इन दोनों का मीनिंग निकाल लेना, ऑलमोस्ट सेम ही निकलेंगे। गूगल बाबा जिंदाबाद, समझ रहे हो, वहाँ से देख लेना असर्टेन बाय का मीनिंग क्या होता है और कैलकुलेटेड आफ्टर का मतलब क्या होता है। यही चेंजेस पूरे के अंदर, दोनों के अंदर। फोर्थ वाली कंडीशन क्या है, जब ओल्ड पार्टनर डिसाइड करे, ओल्ड पार्टनर सरेंडर करे, भाई हम इतना सेक्रीफाइस कर देंगे इसके लिए, हम इतना सेक्रीफाइस कर देंगे। पहले न्यू पार्टनर क्या कर रहा था कि भाई मैं इस पार्टनर से इतना ले लूंगा या इस पार्टनर से। समटाइम द न्यू पार्टनर परचेजेस शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर, यहाँ परचेजेस शेयर ऑफ प्रॉफिट, समझ लो। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर खुद कह रहे हैं सरेंडर पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ दियर शेयर इन द फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के फेवर में एक पर्टिकुलर शेयर वो डिवाइड कर दे, तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। इन सच केसेस द न्यू पार्टनर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द सरेंडर पोर्शन ऑफ द शेयर बाय द ओल्ड पार्टनर। मान लो जैसे इसने ए ने कह दिया कि 1/5 में दे दूंगा, बी ने कह दिया 1/3 में दे दूंगा, इन दोनों को ऐड करके क्या निकल जाएगा, सी का नया पार्टनर निकल जाएगा भाई, क्योंकि इसका रेशो तो दे नहीं रखा ना, इन्होंने कहा भाई इतना सेक्रीफाइस हम कर देंगे, खत्म कहानी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से कब समझ में आ पाएगी, जब आप लोग इलस्ट्रेशन पूरे देखोगे, चाहे फिर वो फर्स्ट से लेकर 47 हो या 48 से लेकर 94 तक हो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो पता ही है कैसे निकलता है। व्हेनेवर देयर इज द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर हैव टू सरेंडर सम ऑफ देयर ओल्ड रेशियोज ओल्ड शेयर्स इन द फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। क्या, ओल्ड पार्टनर हैव टू सरेंडर, भाई सरेंडर करते हैं सम ऑफ दियर ओल्ड शेयर्स इन द फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर। द रेशियो इन विच दे सरेंडर दियर प्रॉफिट इज कॉल्ड द सेक्रीफाइस। कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं ये वो बात है। तो गुडविल इज पेड टू द ओल्ड पार्टनर इन दियर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। भाई जितने का सेक्रीफाइस करोगे उतनी गुडविल ले लो, उसी रेशियो में बांट लो, जितना जिस तरीके से आपने सेक्रीफाइस करा। आपने भाई 3 हिस्सा मेरे से ले लो, 2 हिस्सा ले लो, तो 3 हिस्से के बराबर गुडविल आप ले लो, 2 हिस्से के बराबर गुडविल आप ले लो। मतलब 3 हिस्से के बराबर का मतलब पता है क्या है, 3/5 2/5, क्योंकि 3 और 2 दोनों कितना है 5, तो 3/5 के बराबर ही आपका गुडविल ले लो, क्योंकि आपने 3/5 के बराबर सेक्रीफाइस किया था। तो जितना सेक्रीफाइस उतनी गुडविल, जितना, समझ रहे हो, गिव एंड टेक वाली पॉलिसी बता चुका हूँ पहले। गुडविल इज पेड टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो बिकॉज द गुडविल इज अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन टू बी पेड बाय द न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के द्वारा कंपनसेशन के रूप में दिया जाता है, जिसके बदले में वो क्या करता है, प्रॉफिट्स और एसेट में हिस्सा रखता है। अभी पीछे पढ़ के है ना, टू द ओल्ड पार्टनर्स बाय एक्वायरिंग द शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया ना, विच दे हैव सरेंडर इन द फेवर ऑफ द न्यू पार्टनर, जो कि वो न्यू पार्टनर के फेवर में सरेंडर करते हैं वो अमाउंट, ठीक है।
कैलकुलेशन क्या दे रखी है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड एज फॉलो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे बनाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नोट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को ध्यान रखा करो। ओल्ड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ऑफ गुडविल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हाँ भाई, ओल्ड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ऑफ गुडविल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इफ एनी पार्टनर हैज़ मेड नो सैक्रिफाइस। अगर कोई भी पार्टनर उसमें से सैक्रिफाइस नहीं करता, ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी अमाउंट ऑफ द गुडविल। he will not be entitled to any amount of the goodwill in the above illustration. C has made no sacrifice, therefore he will not get any share of the in the goodwill. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्या नोट बोल दिया इन्होंने। ओल्ड पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ऑफ गुडविल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू द अमाउंट ऑफ गुडविल। लाइक गुडविल का अमाउंट किस में मिलता है, उनको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में मिलेगा, ये पता है हमें, ठीक है। इफ एनी पार्टनर हैज मेड नो सैक्रिफाइस, अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं करता, ही विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू द एनी अमाउंट ऑफ द गुडविल। मतलब गिव एंड टेक की पॉलिसी है, अगर कोई बच्चा मेरे को पढ़ने नहीं आएगा तो फीस क्यों देगा। इन द अबव इलस्ट्रेशन सी हैज मेड नो सेक्रीफाइस, देयर विल नॉट गेट एनी शेयर इन द गुडविल। सिंपल भाई, गिव एंड टेक की पॉलिसी है, बिजनेस कर रहे हैं, व्यवहारी नहीं निभा रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो। व्यवहारी भी एक लिमिट तक निभाई जाती है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हाँ भाई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ये एक टॉपिक, ये भाई साहब लंबा चौड़ा कार्यक्रम है, भी तो मुझे लगा खत्म होने वाला है। चलो देख लेते भाई जल्दी से ये भी। देयर में भी 3 सिचुएशन। हाँ भाई, है तो सिंपल ही, देखा जाए तो अभी जल्दी जल्दी हो जाएगा। रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल एट द टाइम ऑफ अ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। क्या, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। अगर प्राइवेटली पे की जाएगी, नो एंट्री होगी। भाई प्राइवेटली हो गया ना, कोई दिक्कत ही नहीं हमें। When the new partner brings his share of goodwill in cash, when the new partner does not bring his share of goodwill in cash, तो उसकी कहाँ से मंगा लेंगे, कैपिटल में से और करंट अकाउंट में से उसको दिखाएंगे। तो when the amount of goodwill of premium paid privately, when the new partner pays the amount of goodwill in cash to the old partner privately outside the business, no entries are required to be passed. ये मैं बोल ही दिया। When the new partner brings his share of goodwill in cash, according to this method, there are 2 alternatives. कौन कौन से है वो 2 alternatives? When the amount of goodwill premium brought in by the new partner is retained in the business, if the new partner brings in his share of goodwill in cash and this amount is retained in the business। क्या बोला, ध्यान समझ लेना। when the amount of goodwill premium brought in by the new partner is retained in the business, मतलब बिजनेस के अंदर रखनी है, वो पार्टनर्स आपस में बांट के नहीं ले जाएंगे, तो एक एंट्री कम होगी बस। कौन सी एंट्री कम होगी, जो बांटने की एंट्री है, और एक एंट्री ज़्यादा हो जाएगी सेकंड वाले पॉइंट में। इसमें कौन सी, वो बांटने वाली एंट्री हो जाएगी। इसलिए तो यहाँ पे लिख रखा है, in this case in the addition of the 2 general entries explained above in the first, one more general entry is required to be passed। कौन सी 1 more general entry होगी, उनके अंदर बांटने की एंट्री होगी। समझ लो कि वो पूरा पूरा पैसा लेके चल जाएंगे। कई बार ऐसा भी होगा 50% पैसा बोलेगा, 60% पैसा बोलेगा कि 60% के बराबर का अमाउंट से हमें एंट्री करनी पड़ेगी। कौन सी, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू कैश बैंक। तो बात समझो, सबसे पहले 2 एंट्री कौन सी होगी। इससे पहले तो प्राइवेटली दे दी थी, उसमें तो कुछ एंट्री होने वाली थी नहीं। इसमें 2 टॉपिक्स आ गए, कौन कौन से भी। अगर वो रिटेन बिजनेस के अंदर कैपिटल बिजनेस के अंदर क्या है भैया, गुडविल रखता है तो क्या एंट्री होगी, और बिजनेस के अंदर गुडविल नहीं रखता है तो एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी। तो पहले वो 2 एंट्री पढ़ लेते हैं, जब गुडविल बिजनेस में रहेगी या बिजनेस में वो लोग रखेंगे। तो सबसे पहले गुडविल लाने की एंट्री कैश अकाउंट या बैंक, जो भी आप लिखना चाहो, कैश बैंक अकाउंट या टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ट्रांसफर टू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो लोग आपस में क्या कर लेंगे, यहाँ पे बांट लेंगे। ये बांटने की एंट्री है, ले जाने की एंट्री नहीं है। When goodwill premium bought in by the new partner is withdrawn by the old partner, withdrawn यानी निकाल लिया है पैसा, तो क्या रहेगा, above in the one more general entry। तो वो तो 2 जनरल एंट्रीज लिख रखा ना, 2 जनरल एंट्रीज तो बिल्कुल सेम रहेगी, एक्सप्लेन्ड above in the 1 जो फर्स्ट पार्ट में समझाई गई थी। 1 more जनरल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू बी पास। क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल यहाँ पे क्या था, हमारा इनका प्रॉफिट है, इनका प्रॉफिट है CR होगा, और इनका प्रॉफिट मतलब हमारा प्रॉफिट, क्योंकि इनका पैसा हमारे पास बिजनेस में रखा हुआ है, तो हमारी भी तो क्या हो गई, इनकम हो गई। और हमने इनको क्या कर दिया, वापस DR कर दिया, क्योंकि इनके पास से पैसा चले गया, मतलब हमारे पास से पैसा चल गया। और किसी के पास जाए नहीं जाए, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमारे पास से पैसा जा रहा है नहीं जा रहा, और हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, वापस DR कर दिया। बिकॉज एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर DR एंड इनकम एंड प्रॉफिट आर CR। तो इसलिए हमने ओल्ड पार्टनर कैपिटल को यहाँ DR कर दिया। और कहाँ से गया, कैश और बैंक से। तो क्या होगा, पैसा जब कैश और बैंक से हमारे पास आ रहा था, तो कैश और बैंक से तो हमारे पास से पैसा जा रहा होगा, सिंपल सी बात। तो यहाँ इसी के साथ कहानी हो गई है। कौन सी, ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया।
और इसमें क्या लिख रखा है नरेशन के अंदर, इतनी सारी चीज लिखना चाहो तो आपकी इच्छा है। द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, इस तरह से लिखना है। इट मस्ट बी नोटेड दैट समटाइम्स पार्टनर्स विड्रॉ ओनली हाफ एंड 1/4, जो मैंने बोला 50% के बराबर, 25% के बराबर, 60% के बराबर। या परसेंटेज तो आपको निकालना था, हाफ भी बोलते थे, 1/4 मतलब आधे का आधा हो गया, 25% अमाउंट ऑफ द गुडविल। इन सच केसेस एंट्री शुड बी पास विद द विड्रॉन अमाउंट ओनली। बता चुका हूँ, जितना अमाउंट होगा उससे होगी, लेकिन एंट्री तो पूरी पूरी यही होगी, एंट्री में कोई चेंजेस नहीं होंगे। क्लियर है भैया, समझ में आ गया। वैन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एंड द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। हाँ भाई, क्या बोल रहा है, वैन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, पहले से बुक में अपीयर है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो। लेकिन उसी समय क्या, न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, और नया पार्टनर क्या करता है, ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। शेयर ऑफ गुडविल और प्रीमियम कैश में लेके आता है वो, गुडविल बोलो या प्रीमियम बोलो एक ही बात है। न्यू पार्टनर ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश में, तो ये दो कंडीशन हो गई। अगर पहले से बुक्स में अपीयर है गुडविल, उस समय नया पार्टनर गुडविल लाता है कैश में। और दूसरा पॉइंट जो इसके बाद आने वाला है, जो मुझे पता है क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग ए शेयर ऑफ गुडविल इन प्रीमियम इन कैश, रिकमेंडेशन ऑफ द अकाउंटिंग, ये तो वाली सिचुएशन आ गई। व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एंड न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द प्रीमियम इन कैश। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया किसका, इसका, क्योंकि इस समय तो गुडविल ला रहा है वो कैश में, और इस समय गुडविल नहीं ला रहा। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं, अगर गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स है भाई साहब, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दो कहानी, सोचो ही मत इतना। देखो यहाँ पे भी लिख रहा होगा, इफ गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड if the new partner does not bring his share of goodwill in the cash, even then, as already discussed, the amount of goodwill already existing in the written off by debiting the capital account of the old partner in the old ratio। बोल चुका हूँ, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर दो, डेबिट करके किसको, गुडविल को, या मतलब जो भी है गुडविल को यहाँ पे क्या करना है हमें, ऑलरेडी एग्जिस्ट है अगर, तो रिटर्न ऑफ कर दो उसको। रिटर्न ऑफ करना मतलब खत्म करना, खत्म कर दो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो के अंदर, खत्म कहानी, समझ में आ गया। अब ये पूरा टॉपिक मैं डिस्कस कर लेता हूँ यहाँ से वापस से, तो मैं दोनों पॉइंट एक साथ लेना चाह रहा था, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें बोली। इफ न्यू पार्टनर brings his share of goodwill in cash and if the goodwill account already appear in the books of the firm, first of all existing goodwill account will have been written off। रिटर्न ऑफ मतलब उसको खत्म करना है। अब आपको होता है गुडविल का नेचर डीआर होता है, डीआर को सीआर करके खत्म कर दो, और किस में डेबिट होगा, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए, खत्म हो जाएगी कहानी। अब दोनों कंडीशन में, एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश और डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, अगर नहीं लाए तो भी और लाएगा तो भी, अगर बुक्स अपीयर है, बुक्स के अंदर अपीयर है पहले गुडविल, तो उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करके रिटर्न ऑफ कर दो, खत्म करो कहानी। गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो। इसमें कौन सी कंडीशन है, हैंड सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये तो वो उसका क्वेश्चन का होगा पार्ट। व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, समझना क्या बोलना चाह रहा है, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, अगर वो नहीं लेके आता है, ये तो वो कंडीशन हो गई जब वो नहीं लेके आता है, तो उसके बारे में ये चीज क्या डिस्कस करना चाह रहा है, पढ़ लेता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इंटेंजिबल एसेट स्पेसिफाइज, इंटेंजिबल एसेट मतलब जो दिखती नहीं है, तो गुडविल दिखती नहीं है ना, दैट गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ओनली व्हेन सम कंसिडरेशन इन मनी और मनीज वर्थ हैज बीन पेड फॉर इट। भाई अगर पैसे के रूप में उसको आंका जा सकता है, या मनीज वर्थ मतलब पैसे के रूप में हमारे लिए वैल्यूएबल है, वर्थ है, यूजफुल है, तो हम उसको बुक्स में दिखाएंगे, अदरवाइज नहीं दिखाएंगे। इट मीन्स दैट ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड की जा सकती है बुक्स के अंदर एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग। अब यही चीज़ें पढ़ने के लिए ना हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उसके अंदर नहीं आई थी जो हमने प्रैक्टिकल पोर्शन किया था। क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ से वापस एक बार स्टार्ट करते हैं। इट मीन्स दैट ओनली, हाँ भाई थर्ड वाली लाइन देखो कहाँ से स्टार्ट करना है। इट मीन्स दैट ओनली परचेज गुडविल कैन बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, और इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो तीनों चैप्टर इसने कवर कर लिए, कौन कौन से, थर्ड फोर्थ जो भी इसमें नंबर है, चेंज हम एडमिशन वाला कर रहे हैं तो फोर्थ हो गया, और थर्ड वाला चेंज इन प्रॉफिट है, और सेकंड आपको पता है इंट्रोडक्शन मतलब अकाउंटिंग पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल, है ना, अकाउंटिंग पार्टनरशिप क्या था भैया, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल था। हमें नाम याद होना बहुत जरूरी है चैप्टर का, तब तो काम आपके बन जाएंगे। तो बात करें अगर हम थर्ड चैप्टर जो चेंज इन प्रॉफिट है, फोर्थ चैप्टर है एडमिशन, और फिफ्थ चैप्टर है हमारा रिटायरमेंट डेथ। उन तीनों चैप्टर के लिए इसने बोला एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डेथ,
of a partner in case of change in profit sharing ratio amongst the existing partner. Goodwill account cannot be raised in the books of the firm because it will be non-purchased goodwill. ये जो goodwill होती है ये सिर्फ वैल्यूएड गुडविल, वैल्यूएड नहीं, वैल्यूड गुडविल होती है। आंका जाता है सिर्फ इसको, एक इमेजिन किया जाता है कि इतनी गुडविल होगी, इसलिए इसको बुक्स के अंदर नहीं रखते। तभी तो बोला है ना कि अगर पहले से बुक्स के अंदर तो उसको बांट के फ्री करो, ख़त्म करो कहानी, समझ रहे हो। तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, ठीक है, दैट इज़ इंटरनली जनरेटेड गुडविल एंड नो कंसिडरेशन इन मनी एंड मनीज वर्थ, और जिसको हम पैसे के रूप में नहीं आंक सकते हैं, हैज़ बीन पेड फॉर इट। ठीक है, क्या बोला इसने कि एंड नो कंसिडरेशन इन मनी एंड मनीज वर्थ हैज़ बीन पेड फॉर इट, जो कि उसके लिए पैसा देगा। वैन द गुडविल ऑफ द फर्म इज evaluated, ये तो मैंने बता ही दिया, and the new partner does not bring his share of goodwill in cash, goodwill should be adjusted through the partners capital account। ये तो पता ही है, ये partners capital account में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, या फिर नई गुडविल है वो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशो में बढ़ जाएगी, बटेगी जरूर, लेकिन तो उसको है ना, हमें क्या नहीं करना, कैश में उसको दिखाना नहीं है। गुडविल अकाउंट कैन नॉट बी रेज्ड, ठीक है, गुडविल अकाउंट रेज नहीं किया जाएगा। फॉर दिस पर्पज न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल, एंड अगर वो कैश में नहीं लाता है, समझ लो गुडविल इन कैश, क्या बोल रहा है इसमें, क्या बोलिए, लाइन वापस बोल देता हूँ कि अगर यहाँ पर when the goodwill of the firm is evaluated and the new partner does not bring his share of goodwill in cash, अगर कैश में नहीं लेके आता तो उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। goodwill should be adjusted through the partners capital account, यहाँ partners capital account बोला गया है, लेकिन बैंक में हमारा करंट अकाउंट ही होता है। for this purpose new partners current account is debited from his share of goodwill and the ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये तो पता है कि भाई गुडविल अगर नहीं लेके आता तो उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेते हैं, लेकिन लिखते करंट अकाउंट के नाम से, क्योंकि बैंक में करंट अकाउंट होता है हमारा। फॉलोइंग जनरल एंट्रीज पास फॉर दिस पर्पस न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि नए पार्टनर जो नया पार्टनर गुडविल लेके आता है या नहीं लेके आता है उसको इवैल्यूएट किया जाता है। अगर वो कैश में नहीं लेके आया और बांटेंगे तो हम क्या, ओल्ड पार्टनर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, कौन से, नए पार्टनर की गुडविल, चाहे वो कैश में लेके आया चाहे वो कैश में नहीं लेके आया। इसी तरीके से अगर आपको बुक्स के अंदर गुडविल दिख जाती है तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करो, रिटर्न ऑफ कर दिया करो, ऐसे मान लो, ख़त्म कर देना उसको, पुरानी गुडविल को, जो अगर पुरानी बुक्स में आपको दिख जाए। आपको बुक्स मतलब बैलेंस शीट में दिखेगी और कहाँ दिखेगी, करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ऑन हिज एडमिशन एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स क्रेडिटेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इतनी रामायण अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन में शॉर्टकट में भी लिख सकते हो। करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन हिज एडमिशन। अभी जब ना एडमिशन पे भाई पता ही है, ये सारी चीज़ें लिखना चाहते हो लिख सकते हो आप, एग्जामिनर को हल्का हो जाएगा ना गेम कि भाई आपको नॉलेज है किसी भी चीज़ के बारे में। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, और देखो ना, इसको रट के मत करा करो, रटोगे तो फिर चीज़ें क्या है, याद नहीं रह पाएंगी तुम्हें, इसलिए इसको मैं समझा देता हूँ कैसे क्या करना है। करंट अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, भाई नए पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, कब हो रहा है, फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल, किससे हो रहा है, शेयर ऑफ गुडविल से, भाई जितनी उसने गुडविल शेयर करनी है, तो क्योंकि वो लेके नहीं आया था ना तो उसके करंट अकाउंट से निकाल दिया, तो करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर डेबिटेड फ्रॉम हिज शेयर ऑफ गुडविल ऑन हिज एडमिशन, कब, उसके एडमिशन पे, एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर क्रेडिटेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो समझ कर, एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू ओल्ड पार्टनर्स क्रेडिटेड इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ओल्ड पार्टनर की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में तो डिस्ट्रीब्यूट होती है गुडविल, इसलिए इंपॉर्टेंट नोट क्या दे रखा है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज बीन डेबिटेड इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट सो दैट हिज कैपिटल इज नॉट रिड्यूस एंड द रिमेन इंटैक्ट। मतलब रिमेन इंटैक्ट मतलब वैसे के वैसे रहेगी, अखंड, अखंड बोलते हैं इंटैक्ट को, मतलब जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर मान लो 5 लाख रुपए की थी उनकी कैपिटल, तो 5 लाख की 5 लाख ही रहेगी, 1 लाख रुपए भी कम नहीं होगा, ये कहने का मतलब उसका एज इट इज़ रहेगी कैपिटल, ठीक है। क्योंकि कैपिटल में से क्या बोल रहा है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड इंस्टेड ऑफ द कैपिटल अकाउंट सो दैट हिज कैपिटल इज नॉट रिड्यूस। तो करंट अकाउंट में से मानेंगे ना भाई, करंट अकाउंट में से लिया गया तो कैपिटल इज नॉट बी रिड्यूस एंड रिमेन इंटैक्ट, मतलब ऐसी कैसे रहेगी कैपिटल, कैपिटल में कोई कम ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हम जो फ्यूचर में कैपिटल दिखाते हैं नई बैलेंस शीट के अंदर उसमें कम ज़्यादा होता है, तो वो वाला गेम ही कहना चाह रहा है कि वहाँ पे गुडविल के चक्कर में कम या ज़्यादा मत कर देना, वो एज इट इज़ रहेगी, रिमेन्स इंटैक्ट मतलब अखंड रहेगी, समझ लो। हाँ, थक गया भैया बोलते बोलते, अभी कर लेते हैं इरेज, थोड़ा सा एनर्जी ले आते हैं वापस से। When goodwill already appears in the books and the new partner does not bring a share of goodwill premium in cash, if the goodwill account already exists in the books, as if the new partner does not bring in share of goodwill in cash, even then भाई उस समय भी क्या बोलेंगे, as already discussed the amount of goodwill already exists and is written off by debiting the capital account of the old partners in the old ratio। पता है भाई, old partner old ratio में distribute करके खत्म कर देना। When new partner brings in only a part of share of goodwill
पार्ट ऑफ ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। भाई सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा हिस्सा लेके आएगा कोई दिक्कत नहीं, जितना लाएगा वो तो हम उसकी गुडविल में से ले ही लेंगे, और बाकी तो फिर कैपिटल अकाउंट है ही, मतलब लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में ले रहे हैं, लेकिन लिखेंगे किस नाम से, करंट अकाउंट में से। तो भाई थोड़ा बहुत गुडविल से ले आएगा, थोड़ा बहुत करंट में से उठा लेंगे, यही बोल सकते हैं ना, और क्या बोल सकते हैं, समझ पा रहे हो आप बात। तो ये वाला गेम है भाई, लेता तो वो कैपिटल अकाउंट में से है, लेकिन वो करंट के नाम से लेता है, इसलिए उसने कहा कैपिटल अकाउंट कहीं भी क्या नहीं होगी, क्या नहीं होगी, कैपिटल इज नॉट रिड्यूस एंड रिमेन इंटैक्ट। क्योंकि आपको पता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों अलग अलग बनते हैं, हम इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अभी वीडियो नहीं बने हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो पता ही है आप लोगों को, वो भी बन जाएंगे भैया। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पर 1 to 47 तक जितने भी टॉपिक्स है वो सारे डिस्कस हो चुके हैं। बोलो राधे राधे।